नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई के लिए अलग छांटने वाले नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। आप वीडियो को रोककर उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है। अगर विकल्प ए में देखें तो एक सीधी रेखा है, बी में भी एक सीधी रेखा है, सी में भी एक सीधी रेखा है, लेकिन डी में दो रेखाएं हैं। तो सरसरी निगाह से हमें आंसर डी पता चल जाता है। कभी कभी अगर ऐसा होता है कि विकल्प ए में भी सीधी रेखा, बी में भी सीधी रेखा, सी में भी सीधी रेखा और किसी में एक में खड़ी रेखा रहती, तो कभी कभी सोई और पड़ी रेखा के आधार पर भी आंसर होता है, लेकिन इसमें हमारा आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए प्रश्न, आप वीडियो रोक के उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे हमें ए में एक चतुर्भुज देखने को मिलता है, बी में भी चतुर्भुज है, सी में भी चतुर्भुज है, लेकिन डी में त्रिभुज है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन विकल्प डी किस में है? तो विकल्प डी में है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। वृत्त के केंद्रीय भाग में एक भुजा निकल रही, केंद्रीय भाग से एक भुजा निकल रही, यानी कि दोनों ही सभी वृत्तों में बीचों बीच से रेखा निकल, लेकिन विकल्प ए में बीचों बीच से न निकल के एकदम नीचे से रेखा निकल रही, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाता है। लेकिन कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है कि एक वृत्त में पड़ी रेखा पड़ी रेखा पड़ी रेखा, किसी एक वृत्त में खड़ी रेखा रहेगी, तो वो भी आंसर हो जाता है। तो आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसमें स्पष्ट चित्र तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी परीक्षा में स्पष्ट चित्र दिखेगा आपको। तो इसमें रंगा हुआ काला भाग है, काला भाग रंगा हुआ है, इसमें भी काला भाग रंगा हुआ है, इसमें भी काला भाग रंगा हुआ है, लेकिन विकल्प ए में रंगा हुआ ना होकर ये खड़ी लाइन दी गई है, जो कि स्पष्ट यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो सभी में देखेंगे तो ये यहाँ से एक रेखा निकली, लेकिन ये यहाँ तक नहीं गई है। यहाँ से एक रेखा निकली है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं गई है। यहाँ से एक रेखा निकली, यहाँ तक नहीं गई है, ये रेखा यहाँ तक नहीं गई, लेकिन इसमें सभी रेखाएं संपूर्ण हैं, तो इसलिए यही एक अलग है, यही हमारा आंसर डी हो जाता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देंगे। तो ध्यान से जब देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा दो, ये दो और एक ये, यानी ये तीन ऐसे हैं जिसमें मुंह बाहर की तरफ है। तीन डब्बे ऐसे हैं जिनका मुंह बाहर की तरफ है। ध्यान से देखिए, इन तीनों का मुंह बाहर की तरफ है। इसमें केवल एक और ये दो, केवल दो का मुंह बाहर तरफ है। इसमें एक और ये दो, केवल दो का मुंह बाहर तरफ है। इसमें एक और ये दो, केवल दो का मुंह बाहर तरफ है। यानी इसमें विकल्प ए हमारा आंसर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें तीन डब्बों का मुंह बाहर की तरफ और दो का भीतर की तरफ है, लेकिन बाकी सब आकृतियों में दो बाहर और तीन डब्बों का मुंह भीतर की तरफ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अब इस प्रश्न को देखिए और उत्तर दीजिए। देखिए, ये पांच भुजा वाली आकृति है, तो इसमें पांच वृत्त बने हैं। त्रिभुज है तो इसमें तीन वृत्त बने हैं। चतुर्भुज है तो इसमें चार बिंदु बने हैं, लेकिन इसमें पंचभुज है लेकिन बिंदु सिर्फ तीन है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो तीर के मुख तो एक ही समान है। कभी कभी ऐसा मैंने फिर से बताया था, तीन अगर विकल्पों में तीर जो है सोया रहता ऐसे और किसी एक विकल्प में खड़ा रहता, तो हमारा वही आंसर हो जाता है। या तीन विकल्पों में खड़ा रहता और किसी एक में सोया रहता, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें दो विकल्पों में ए में और सी में सोई हुई आकृति है, बी और डी में सोई आकृति है, इसलिए हमारा सोए और खड़े के आधार पर आंसर नहीं होगा। तो जब हम इसे जूम करेंगे और ध्यान से जब देखेंगे तो हमें कुछ शायद पता चल जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट चित्र नहीं दिख रहा है, लेकिन परीक्षा में आपको स्पष्ट चित्र दिखेगा। तो यहाँ पर जब इसे हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 हैं। देखिए, इसको मैं गिना 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। अब हम सी और डी में देखते हैं। तो सी में कितने हैं? तो 1 2 3 4 ही है इसमें, और इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी विकल्प सी को छोड़कर सभी आकृतियों में
विकल्प सी को छोड़ के सभी आकृतियों में इसमें 4 है, इसमें 5, इसमें 5 रेखा, इसमें 5 रेखा, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो कभी कभी आकृतियां घड़ी के दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से उत्तर होता है। तो इस प्रश्न को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आकृति है ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये आकृति भी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब विकल्प डी में और विकल्प सी में भी, सी में जो आकृति है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, विकल्प डी में जो आकृति है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी 2 आकृतियां क्लॉकवाइज, 2 आकृतियां एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ऐसा हो जाए कि किसी एक पैटर्न को 2 आकृतियां फॉलो करें तब हमारा उस आधार पे उत्तर ही नहीं होता है, यानी हमें किसी अन्य आधार पर उत्तर ढूंढना होता है। तो देखें यहाँ पे, तो जब आप तीर को ध्यान से देखेंगे विकल्प में, तो तीर के मुंह पर एक लाइन खींची हुई है, तीर के मुंह पर एक लाइन है। और इसी तरह विकल्प सी में भी देखेंगे तो तीर के मुंह पे एक लाइन है, तीर के मुंह के आगे एक लाइन है। विकल्प डी में भी तीर के आगे एक लाइन, तीर के मुंह के आगे एक लाइन। लेकिन विकल्प बी को देखेंगे तो तीर के पूंछ पे लाइन है, आगे भी तीर के पूंछ पे लाइन है, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। अब इस प्रश्न को भी देखिए। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में किताबों में लिखा रहता है कि घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है, यानी घुमाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन नहीं किया जा सकता है? तो इसमें आंसर देखिए डी है। तो डी का मतलब 3, यानी कि ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप कल्पना नहीं करिए, इसके लिए एक ट्रिक है कि जो ये जो भाग है, किसी एक भाग को आप तीर की कल्पना कर लीजिए। इस पे मैंने तीर की कल्पना कर लिया, इस पे मैंने तीर की कल्पना कर लिया, जिधर की तरफ उधर तीर की कल्पना कर लिया। अब देखिए ये जो तीर है ऐसे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज दर्शा रहा है। विकल्प 2 को देखिए तो ये भी ऐसे जाता हुआ, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। और विकल्प 4 को देखिए तो ये भी नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ से ये भी क्लॉकवाइज दिख रहा है। लेकिन 3 में देखेंगे तो नीचे की तरफ ऐसे है, नीचे की तरफ ऐसे का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज दर्शा रहा है। ये वाला जो है तीर एंटी क्लॉकवाइज दर्शा रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि 1, 2 और 4 तीनों चित्र एक ही है, घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन 3 कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमें बताना है कि कौन सा इसमें अलग है। तो ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पर एक चिड़िया जो है, एक आकृति भीतर है, इसमें ये वाली आकृति एक भीतर है, इसमें एक आकृति भीतर है, लेकिन इसमें कोई भी आकृति भीतर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो एच में 1 भुजा, 2 भुजा, बीच में एक रेखा, यानी 3। ई को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, इसमें 4 रेखा है। इसमें देखेंगे तो एन में 3 रेखा है, ए में 3 रेखा है, यानी कि ई में ही ऐसा है जिसमें 4 रेखाओं से बनी आकृति है, बाकी सब में 3-3 रेखा से बनी आकृति है, यानी कि 2 हमारा आंसर होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो 4 वर्ग है तो इसके विपरीत में इसका आधा, यानी कि 2 आकृति है। इधर 3 है तो इधर 6, यानी कि तिर्यक में उसकी आधी आकृति या दुगुनी आकृति रह रही है। यहाँ 1 है तो इसका दुगुना, इधर 2 आकृति। लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसके विपरीत में यहाँ पे 4 ही दिख रहा है, यानी यही हमारा आंसर है, दुगुना या आधा होना चाहिए जबकि, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। या ये भी कह सकते हैं कि इधर सादी आकृति है तो इधर भी सादी, इधर भी काला है तो इधर भी काला, इधर सादा तो इधर भी सादा, लेकिन इसमें इधर काला और इधर सादी आकृति है, तो दोनों ही आधार पर हमारा आंसर डी हो जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी कभी रीजनिंग के एक ही सवाल के 2 उत्तर हो जाते हैं अलग अलग कारणों से, रीजनिंग में ऐसा संभव है। तो अब इसमें देखेंगे तो स्वर व्यंजन के आधार पर जो लोग देखेंगे तो वो बोलेंगे कि यू स्वर है, बाकी सब व्यंजन, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाता है। लेकिन अगर हम घुमाव के आधार पर कहें तो एस में भी घुमावदार आकृति है, चापाकार आकृति है, वृत्ताकार आकृति है, यू में भी घुमावदार आकृति है, सी में भी, विकल्प सी में भी घुमावदार आकृति है, लेकिन डी में जो आकृति है वो रेखाओं से निर्मित आकृति है। तो इस आधार को ही हम बड़ा आधार मान के आंसर टिक कर देते हैं विकल्प डी को। अब अगला प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए आप। तो देखिए त्रिभुज के भीतर वर्ग, बी में वर्ग के भीतर वर्ग,
सी में वर्ग के भीतर वृत्त के भीतर वर्ग, डी में वर्ग के भीतर वृत्त। यानी कह सकते हैं कि ए में दोनों ही आकृतियां अलग अलग हैं, त्रिभुज वर्ग। सी में दोनों आकृतियां बाहर भीतर की आकृतियां अलग अलग है। डी में बाहर भीतर की आकृतियां अलग है, लेकिन विकल्प बी में दोनों ही आकृतियां एक ही हैं, वर्ग बाहर भी वर्ग, तो यही अलग है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब इसका उत्तर दीजिए। कभी कभी प्रश्न परीक्षा हाल में अचानक से दिख जाता है, नज़र पड़ जाता है, तो हमें आंसर मिल सकता है। कभी कभी हमारी नज़र उत्तर पे नहीं पड़ पाता और हमें आंसर नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, इसमें ये जो गोला बना है ये वृत्त के बाहर है, इसमें भी गोला जो ये बना है ये वृत्त के बाहर है, इसमें भी जो गोला बना है वो वृत्त के बाहर है, लेकिन इसमें जो गोला बना है वो वृत्त के भीतर ही भीतर है। तो वृत्त के भीतर भीतर होने के चलते हमारा आंसर ए हो जाता है। आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए रीजनिंग के ऐसे वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।